नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1858। हम सब जानते हैं कि 1858 का जो अधिनियम आया, इससे पूर्व भारत में, जिसको हम सब जानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसको पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहा जाता है, क्रांति भी कहा जाता है, तो कुछ लोग इसको विद्रोह भी कहते हैं। तो पहली ऐसी आज़ादी की जो अपनी लड़ाई है, पहला स्वतंत्रता संग्राम, वह हुआ। और उसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की जो है जड़ें हिला दी, और ब्रिटिशों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अब हम अपनी इस रणनीति के आधार पर, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी या ब्रिटिश सरकार चल रही थी, उस पर हम ज़्यादा दिनों तक भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने फिर कुछ ठोस कदम उठाए, और वो ठोस कदम क्या थे वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अब तक भारत में जो शासन का काम देखती थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। इस अधिनियम के बाद अब जो शासन की बागडोर थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, ब्रिटेन का जो सम्राट है, वह अपने अंडर में ले लेता है। यानी इस प्रकार भारत का शासन जो है ताज के अंडर में आ जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ताज के अधीन आ जाता है। दूसरा, इसमें कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उस समय ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी कौन थे। तो ये आप याद रखना मित्रों, महारानी विक्टोरिया। और इन महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ, और उसके बाद जो है भारत में ताज का शासन आया। तो वह घोषणा किसने की और कब की? तो इसलिए हम सब जानते हैं कि भारत में उस समय तक गवर्नर जनरल का पद होता था, और गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल थे उनको अब जो है वायसराय, यानी भारत का गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, दोनों पद एक ही व्यक्ति में जो है समाहित कर दिए गए। और ऐसे पहले वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्हीं को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस प्रकार जो महारानी ने घोषणा की कि अब भारत का शासन जो है सीधे सीधे ताज के अंडर में आ जाएगा। तो ये घोषणा कहाँ की, किसने की? तो इसलिए ये दोस्तों ध्यान में रखना कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार लगता है, शाही दरबार। और उस शाही दरबार में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वह भारत के पहले वायसराय, अभी मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं। और चूंकि आप जानते हैं जब शासन में सत्ता में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के लिए भाई परिवर्तन क्या हुआ है जनता को बताना पड़ता है। चूंकि 1857 की क्रांति हुई थी, जनता के मन में भी, भारतीय जनता के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी या आएगी या रहेगी, बहुत सारे प्रश्न मन में थे। उन सभी प्रश्नों को दूर करने के लिए इलाहाबाद में जनता दरबार लगाया जाता है, शाही दरबार लगाया जाता है। और उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ते हैं। और उस घोषणा पत्र में जो है वो सारे जो भारत के नवाब, देसी राजे, रजवाड़े, जमींदार, उन सबको बुलाते हैं, और उन सबके सामने ये घोषणा की जाती है कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त किया जाता है, और भारत का शासन सीधे सीधे ताज के अंडर में, यानी महारानी विक्टोरिया के अंडर में आ गया। और अब आप जो है एक तरीके से ब्रिटेन की प्रजा हो गए, यानी महारानी विक्टोरिया का हाथ अब आपके ऊपर हो गया। इस प्रकार का उस इलाहाबाद दरबार में जो है ये वर्णन किया जाता है जो महारानी की घोषणा थी। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जिनको जानना।
तो पहला तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो है सीधे सीधे ताज का शासन जो है आ गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अब जो गवर्नर जनरल भारत में होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? तो जब वह प्रशासन के कार्य देखता था तब उसको गवर्नर जनरल कहते थे, और जब महारानी के प्रतिनिधि के रूप में देसी राजाओं नवाबों से मिलता था वो, तो तब उसको वायसराय बोलते थे। अब इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वह ये था कि हमने देखा कि जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, ये दो संस्थाएं थी जो भारत में शासन का कार्य देखती थी। अब इन दोनों ही संस्थाओं को जो है समाप्त कर दिया गया और इन दोनों संस्थाओं के स्थान पर भारत सचिव का जो है एक पद जो है वह नए पद का जो है सृजन किया गया, और उस भारत सचिव के साथ एक 15 सदस्य जो है परिषद बनाई गई जिसको भारत परिषद कहते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनको समाप्त किया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया जिसको भारत सचिव और भारत मंत्री भी बोलते हैं। भारत सचिव और भारत मंत्री भी बोलते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऐसे पहले भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड स्टैनली जो है पहले भारत सचिव थे, और उनके साथ 15 सदस्य एक परिषद होती थी, और ये जो 15 सदस्य थे इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का अधिकार जो है वो भारत सचिव को नहीं था। वो अधिकार किसको था? सम्राट को अधिकार था। तो ये भारत सचिव यानी भारत सचिव या भारत मंत्री कहिए, ये जो है ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसके मंत्रिमंडल का जो है एक सदस्य होता था, यानी कैबिनेट मंत्री जो ब्रिटिश का होगा वही भारत सचिव होगा, ये इसमें तय किया गया। और ये दोनों थे भारत सचिव और भारत परिषद कहाँ पर बैठते थे? ये इंग्लैंड में बैठते थे, ध्यान में रहे। और पहले ऐसे भारत सचिव मैंने अभी बताया लॉर्ड स्टैनली बने। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो इस प्रकार है कि जो भारत परिषद होती थी उस भारत परिषद के लिए ये आवश्यक था कि जो उसके 15 मेंबर में से 9 मेंबर हैं वो कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम भारत में 10 वर्ष जो है सेवा की हो, और उनको 10 वर्ष से ज़्यादा भारत छोड़े हुए समय भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें आवश्यक था। और उसके बाद जो है भारत सचिव और उसकी परिषद, ये तो ब्रिटेन में बैठते थे, और भारत में कौन देखता था शासन का कार्य? वायसराय। और वायसराय किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल था? वायसराय जो उत्तरदायी था, यानी वायसराय किसको रिपोर्ट करेगा? भारत सचिव को। और भारत सचिव जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, यानी प्रति वर्ष अपने कार्य का जो लेखा जोखा है भारत सचिव या भारत मंत्री को संसद के सामने रखना पड़ता था। इस प्रकार भारत का संपूर्ण शासन किसकी देखरेख में चलता था? भारत सचिव की देखरेख में चलता था। भारत परिषद होती थी, भारत सचिव सहित उनके जो वेतन है और अन्य खर्चे हैं वो भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण और पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है, अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो भारत में समाप्त कर दिया गया, पर जो 15 भारत परिषद के जो 15 मेंबर थे, उन 15 मेंबर में 8 मेंबर तो जो है सीधे सम्राट नियुक्त करते थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 7 मेंबर जो है उनको नियुक्त करने का अधिकार उनको मात्र दिया गया था। और ये जो है भारत सचिव की सहायता शासन को चलाने में, भारत के प्रशासन को चलाने में जो है उनकी सहायता करती थी ये परिषद। दूसरा इसमें अभी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी या वायसराय की परिषद थी, उसमें विधि सदस्य एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी जो है अब किसके द्वारा की जाने लगी? सम्राट के द्वारा की जाने लगी। तो इस प्रकार इस एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से इस अधिनियम के द्वारा भारत की जनता को ये बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमने समाप्त कर दिया, और अब सीधे ब्रिटेन के जो है महारानी का शासन यहाँ पर शुरू हो गया है। इसलिए उन्हें कुछ परिवर्तन करने पड़े, जबकि अगर हम वास्तविकता में देखेंगे तो वही व्यक्ति
जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय थे, उन्हीं को वायसराय बना दिया गया। यानी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दिखावे के लिए, क्योंकि ब्रिटिश हस्तक से पहले भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भले ही था, पर नियंत्रण मंडल के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण करती थी। और बाद में भी जो भारत सचिव, भारत परिषद बनाई गई, जो भारत सचिव था लॉर्ड स्टेनली, वह नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष रहा है। यानी कुल मिलाकर दिखावे के लिए ब्रिटेन की जो रणनीति थी, ब्रिटेन की सरकार की रणनीति थी, क्योंकि हमने देखा 1853 के चार्टर एक्ट में ही उन्होंने ये कह दिया था कि कभी भी भारत में ब्रिटेन की संसद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। यानी उनकी नीति तो पहले से ही थी कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया जाए, पर 1857 की क्रांति के बाद उनको एक बहाना मिल गया, जिसके माध्यम से डायरेक्ट उन्होंने कंपनी के शासन से ब्रिटेन के द्वारा भारत को शासित किया जाने लगा, यानी अपने हाथ में बागडोर ले ली। तो इस प्रकार यह अधिनियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में इलाहाबाद में मैंने बताया 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा किसने पढ़ी? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी। तो एक बार आप इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको जरूर देखें। अगर कहीं समझ में ना आए, कोई डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।